हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल हिंदी साहित्य के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। अर्थात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने इस पीडीएफ में जो भी तथ्य लिए हैं वो सारे तथ्य डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया है। अर्थात इस पीडीएफ में आदिकाल के उन्हीं तथ्यों को मैंने शामिल किया है जिससे परीक्षा में 1 से 2 बार प्रश्न बन चुके हैं तथा बनेंगे। आइए हम देखते हैं आदिकाल। आदिकाल देखने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो आदिकाल की समय सीमा है 1050 से 1375 तक। अब हम देखेंगे कि आदिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ। आदिकाल का नामकरण 1929 ईस्वी में प्रकाशित शुक्ल जी द्वारा लिखित प्रथम तर्क संगत एवं अधिकांश विद्वानों द्वारा प्रमाणित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया। इस नामकरण का मुख्य आधार उस समय वीरताओं की प्रचुरता और उनकी लोकप्रियता को माना गया। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि आदिकाल का नामकरण अनेक विद्वानों के बीच ऊहापोह होने के बाद उन लोगों ने वीर गाथाओं की अधिक प्रचुरता तथा लोकप्रियता देखी, जिसके कारण इस काल का नाम वीर गाथा काल रख दिया गया। आगे हम देखेंगे रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को स्वीकार किया। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो वो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। अर्थात हिंदी साहित्य का आदिकाल इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। और इस पुस्तक के प्रकाशन वर्ष जो है 1952 ईस्वी है। स्वयंभू का समय जो माना गया है वो है 8वीं शताब्दी। रचनाएं हैं पाउमचरियु, स्वयंभू छंद। आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान, आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वहीं वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल को हम आदिकाल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा है 1050 से 1375। उसके बाद आता है भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 से 1700 ईस्वी तक। उसके बाद रीति काल, जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, उसकी समय सीमा है 1700 से 1900 ईस्वी तक। गद्यकाल, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, उसकी समय सीमा है 1900 से 1984 ईस्वी तक। इस क्रम को हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि भक्ति काल की समय सीमा जो है वो है 1375 से 1700 ईस्वी तक। वहीं रीति काल की जो समय सीमा है वो है 1700 से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से 1984 तक। आगे देखेंगे चारण काल, जिसका नामकरण गियर्सन ने किया है। चारण काल की जो समय सीमा है वो है 700 से 1300 ईस्वी तक। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया था। उसके बाद आता है जिसकी समय सीमा है संधि काल, चारण काल, जिसका नामकरण आचार्य रामकुमार वर्मा ने किया है। इसकी समय सीमा है 750 से 1000 ईस्वी तक। पुरानी हिंदी नामकरण चंदन शर्मा गुलेरी ने किया है। सिद्ध समांतर काल राहुल संस्कृत्यान ने दिया है। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। आधार काल सुमन राजे ने नामकरण किया है। वहीं संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने दिया।
मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रश्न आधार काल नामकरण किसने किया है। 2020 के यूपीएससी सिस्टम प्रोफेसर की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आधार काल नामकरण किसने किया है, तो सुमन राजे ने किया है। वहीं वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे हम देखेंगे वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास ने और उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास ने दिया है, वहीं वीर गाथा काल नामकरण किसने किया है, वो किया है शुक्ल ने। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। आगे हम देखेंगे रीति काल का नामकरण करने वाले विद्वान, जिसमें है रीति काव्य नामकरण किया है जॉर्ज गिरियर्सन ने। अलंकृत काल नाम मिश्र बंधु ने। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि रीति काव्य और रीति काल में, तो रीति काव्य नामकरण ग्रियर्सन ने किया है और रीति काल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। सिंगारिक काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल ने किया है। आदिकालीन साहित्य हम पढ़ेंगे। इस काल में रासो साहित्य की 3 प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। पहली तो है वीर गाथात्मक काव्य की, जिसमें शामिल है पृथ्वीराज रासो, हामिर रासो, परमाल रासो। धार्मिक काव्य में भरतेश्वर बाहुबली रास। वहीं सिंगारिकता काव्यों में संदेश रासक। आगे हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख जो ग्रंथ हैं पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंद बरदाई, अर्थात इसकी जो समय सीमा है वो है 1343 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखित एक महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके जो रचयिता हैं वो चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज चौहान के जो बचपन के मित्र तथा उनके राजकवि थे। अर्थात पृथ्वीराज रासो के अधूरे भाग को चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज रासो के अधूरे भाग को किसने पूरा किया, तो वो है जल्हड़ ने पूरा किया। अर्थात पृथ्वीराज रासो में सर्गों की संख्या कई परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो सर्गों की संख्या है वो है 69। अर्थात सर्ग को हम समय, अध्याय और सर्ग के नाम से जानते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि समय किसे कहते हैं, सर्ग किसे कहते हैं, अध्याय किसे कहते हैं, तो ये तीनों एक ही शब्द हैं। आगे हम देखेंगे विसलदेव रासो। हाँ, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि पृथ्वीराज रासो में जो प्रमुख छंद हैं वो है छप्या, दूहा, त्रोटक और गाहा। पृथ्वीराज रासो के पिछले भाग को उनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। अर्थात आज भी पृथ्वीराज रासो की पुरानी प्रति बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। अब हम देखेंगे विसलदेव रासो, जिसके रचयिता हैं नरपति नरहर, जिसका समय है 1212 ईस्वी। परमाल रासो, जिसके रचयिता हैं जगनीक। परमाल रासो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। वर्तमान समय में इसका केवल एक खंड ही उपलब्ध है, जिसका नाम है आला खंड। यह उत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय है। अर्थात उत्तर भारत में ये वर्षा ऋतु में गाई जाती है। जगनीक जो थे वो कालिंजर तथा महोबा के शासक परमाल के दरबारी कवि थे तथा आला खंड में महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों, जिनका नाम था आलाह और उदल, की वीरता का चित्रण हमें प्राप्त होता है। खुमान रासो दलपति विजय, जिसकी समय सीमा है 1729 ईस्वी। विजयपाल रासो नरहर सिंह 1616वीं शताब्दी। आगे देखेंगे हामिर रासो, जिसके रचयिता हैं सारंगधर। अब हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों को।
आइए हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो को। पहले हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। वो है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड, मोतीलाल मिनारिया। अब हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुरारी दान बुल्हर। आगे हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, जिसमें शामिल है मुनि जन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के मत से भी एक प्रश्न तो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इस टॉपिक को भी ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।